हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनुराधा चौहान जी की लिखी हुई कहानी का फर्स्ट भाग। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। नलिनी कैफे में बैठी अपने मोबाइल से बार बार किसी को कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी। उसे चेहरे की घबराहट देखकर प्रतीत हो रहा था जैसे वो अपने पीछे बहुत कुछ छोड़कर आई है। फोन उठा लो गौतम प्लीज। बहुत कोशिश करने के बाद जब गौतम में नंबर नहीं लगा तो नलिनी ने अपनी सहेली रूपल को कॉल लगाया। हेलो रूपल। हाँ नलिनी बोल, अब क्या याद आ गया? तेरा मेकअप शुरू हो गया, जल्दी बता। और क्या भूल गई? मैं बस घर से निकल ही रही हूँ। वानी नहीं आ रही, मैं आधे घंटे में पार्लर पहुँच जाऊँगी। मैं पार्लर में नहीं हूँ। क्या तू पार्लर में नहीं है? अरे यार मजाक हर समय अच्छा नहीं लगता। मजाक नहीं, मैं सच कह रही हूँ। सच कह रही है तू? पागल हो गई है क्या? पार्लर में नहीं तो कहाँ है तू? देख नलिनी, आज कोई गड़बड़ मत करना यार। आज तेरी बारात आने वाली है और तू सुन, वहीं रुक, मैं आ रही हूँ, बैठकर बात करते हैं। कार स्टार्ट कर। रूपल हेडफोन लगाए बातें कर रही थी। मैंने कहा ना मैं पार्लर में नहीं हूँ, नलिनी जोर देकर बोली। अरे यार दिमाग मत खराब कर, हम अभी तो तुझे वहाँ छोड़कर आए थे। अच्छा बता कहाँ है तू? मैं अभी तुझे लेने आ जाती हूँ। रूपल नलिनी की छोटी बहन के साथ नलिनी को पार्लर में मेकअप के लिए लेकर गई थी। वहां पहुंचते ही ओह नो, मेकअप शुरू होने से पहले ही अचानक नलिनी चेयर पर सिर पकड़कर बैठ गई। अब क्या हुआ नलिनी? मैं मेरी ज्वेलरी घर पर ही भूल गई, नलिनी बोली। ओ दी, आपकी चीजें संभाल कर रखने का एक काम आपके जिम्मे था, वो ही आपसे नहीं हुआ। नलिनी दी, शादी के बाद जीजू को ही मत भूल जाना। हाँ हाँ, फानी हंसते हुए बोली। फानी नलिनी से 2 साल छोटी थी पर उससे भी ज्यादा सुंदर थी। ही वेरी फनी। अब हंस मत। ये ले चाबी, घर जा, रूपल के साथ जाकर मेरे वार्डरोब से मेरी ज्वेलरी का बैग लेकर आ, नलिनी ने कहा। दी वापस घर? आपको पता है ना हमें आने जाने में 1 घंटा लग जाएगा। अरे यार मुझे भी तो तैयार होना है, यही सब करती रहूंगी तो आज मैं पक्का तैयार नहीं हो पाऊंगी। दी तुझे अपनी पड़ी है। अरे यार मेरी शादी है, ज्वेलरी लाओगी तो उसके बिना मेकअप कैसे होगा? मैम हम लोग ब्राइड और साइडर के लिए भी किराए से देने के लिए ज्वेलरी रखते हैं। जो खरीद नहीं पाते वो किराए की ज्वेलरी से काम चला लेते हैं। आप कहें तो आपके लहंगे के मैचिंग। वो आगे कुछ और कहती उससे पहले ही नलिनी बोल पड़ी। नो नो, जेटी अग्रवाल की बेटी किसी की पहनी ज्वेलरी नहीं पहन सकती। प्लीज रूपल जाना यार, तो इसे घर पर छोड़कर मेरी ज्वेलरी ले आ प्लीज। ओके ओके, चल वानी चलते हैं, आज इसका दिन है तो आज इसकी चाकरी करनी ही पड़ेगी। ओ थैंक यू जान, लव यू, नलिनी रूपल को गले लगाते हुए बोली। बस बस मक्खनबाजी नहीं। रूपल वानी के साथ घर के लिए रवाना हो गई। आइए मैम, तब तक हम मेकअप करना शुरू कर देते हैं, मेकअप आर्टिस्ट बोली। अभी नहीं श्वेता, अभी मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। यहाँ नेटवर्क नहीं है, मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी है। आप तब तक दूसरे क्लाइंट को देखो, मैं बस कॉल करके आई। नलिनी पार्लर से कॉल करने के बहाने से बाहर निकलकर कैब करके सीधे कैफे पहुंच गई। वहीं से उसने रूपल को कॉल किया था। तूने जवाब नहीं दिया, कहाँ है तू? अरे अरे शांति से, पहले पूरी बात तो सुन ले। अच्छा बोल क्या हुआ? मैं पार्लर के बाहर ही खड़ी हूँ। मुझे गौतम से सिर्फ एक बार बात करना है लेकिन उसका नंबर ही नहीं लग रहा। क्यों? तू उसे क्यों फोन कर रही है? ये शादी तो तू अपनी मर्जी से कर रही है ना फिर? अरे यार रूपल, तू इतने प्रश्न क्यों करती है? मुझे उसे कॉल करके ये बताना है कि मैं उसके बिना बहुत खुश हूँ। आज वो मन ही मन पक्का पछता रहा होगा कि उसने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। पहली बात, उसने तुझे नहीं छोड़ा बल्कि तेरी जिद ने उसे पीछे हटने पर मजबूर किया है। दूसरी बात यह कि आज तेरी शादी है जो तेरी मर्जी से हो रही है, तो अब तुझे उसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसके बारे में नहीं सोच रही, वो बस मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। उसे बोलना प्लीज एक बार मेरा फ़ोन उठा ले, फिर मैं उसे फ़ोन नहीं करूँगी। नलिनी सफाई से झूठ बोल गई। पक्का यही बात है? पक्का, मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी यार, नलिनी ने कहा। ठीक है मैं उससे बात करती हूँ। रूपल गौतम का फोन ट्राई करने लगी पर उसका फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। उसने नलिनी को फोन करके बता दिया उसका फोन बंद है। नलिनी
तेरी कॉल कैसी लगेगी? वो बेचारा सदमे में होगा, इसीलिए मोबाइल बंद कर दिया होगा। चल तू तेरे मेकअप पर ध्यान दे, मैं कार ड्राइव कर रही हूँ। ओके आजा, मैं वेट कर रही हूँ। इतना कहकर नलिनी ने कॉल कट कर दी और गौतम के बारे में सोचने लगी। गौतम ने फोन बंद कर दिया, पर क्यों? नलिनी जब से कैफे में आई, एक व्यक्ति उसे गौर से देख रहा था और उसकी बातें सुन रहा था। नलिनी का उसकी ओर कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि वो पेपर पढ़ने का दिखावा कर रहा था। गौतम, तुम चुपचाप मेरी शादी होते कैसे देख सकते हो? तुम तो कहते थे कि तुम मेरे बिना नहीं जी सकते, फिर आज मुझसे बात करने की जगह फोन बंद कर दिया। तुमने कहा था कि तुम मुझे पाने के लिए कुछ भी कर जाओगे। कहाँ है तुम्हारी दीवानगी? मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ गौतम। तुम्हारी दीवानगी को देखने के लिए मैंने इस शादी के लिए हाँ कहा था। मैंने सोचा था कि तुम बेचैन होकर शादी रोकने आ जाओगे, फिर मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ चल दूंगी। आ जाओ प्लीज, मुझे ये शादी नहीं करना। मैंने अपनी जिद पूरी करने के लिए हामी भरी थी। मैं तो सब छोड़कर यहाँ आकर बैठी हूँ। प्लीज मुझसे मिलने आ जाओ। ये सोचते सोचते नलिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने गुस्से में गौतम से कहा था कि अगर वो नहीं आया तो मैं ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दूंगी। कहीं वो पागलों की तरह मुझे वहां तो नहीं ढूंढ रहा। पक्का गौतम वहीं मिलेगा, मुझे स्टेशन जाना चाहिए। नलिनी ये सोचते हुए कैफे से बाहर निकलकर ऑटो में बैठकर स्टेशन के लिए निकल गई। वो युवक भी उसके पीछे पीछे बाहर निकलकर ऑटो से उसका पीछा करते हुए स्टेशन पहुंच गया और वहां पहुंचकर किसी को फोन लगाकर कहता है, 5 मिनट में कार लेकर स्टेशन के बाहर मिल, जल्दी। नलिनी ने कुछ दूर पर खड़ा हो गया। नलिनी चारों तरफ गौतम को ढूंढती हुई गौतम को कॉल लगा रही थी। हाय, मैं पंकज। जब वो पूरी तरह से आश्वस्त हो गया, नलिनी को जानने वाला वहां कोई नहीं, तो वो नलिनी से आकर हाय हेलो करने लगा। कौन पंकज? आप मुझे कैसे पहचानते हैं? नलिनी ने पूछा। नमस्ते होने वाली भाभी जी, मुझे गौतम ने भेजा है। उसी ने मुझे आपको पहचानने के लिए फोटो दिखाई थी। ओह, वो सब तो ठीक है, पर गौतम आपको क्यों भेजेगा? उसे मुझसे मिलना है तो वो खुद भी तो आ सकता है। गौतम ने ही भेजा है, मुझे विश्वास कीजिए मिस। ओ, नाम भूल गया, सॉरी। नलिनी। नलिनी नाम है मेरा। सॉरी पंकज जी, मैंने कभी आपको उसके साथ देखा नहीं, इसीलिए ऐसे रिएक्ट किया। गौतम ने आपको क्यों भेजा है? उसे कैसे पता मैं यहाँ मिलूंगी? जनाब खुद क्यों नहीं आए? मैं गौतम का बचपन का दोस्त हूँ पंकज। हम लोग साथ नहीं पढ़े, इसीलिए आप मुझे नहीं जानती। हम पड़ोसी दोस्त हैं, इस नाते गौतम ने आपको लेकर आने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मैं आपको लेने पहले गौतम के बताए ब्यूटी पार्लर में गया था। वहाँ आपके बारे में पूछा तो आप निकल चुकी थी। गौतम ने कहा अगर आप पार्लर में नहीं मिली तो हॉट कैफे में मिलोगी या स्टेशन पर मिलोगी। आपको लेकिन क्यों? सॉरी, मैं आपको जानती नहीं तो मैं आपके साथ नहीं आ सकती। आप अभी गौतम से मेरी बात करा दीजिए। वो मुझसे भी यही बात कहेगा तो मैं आपके साथ चली चलूंगी। फिर मन ही मन सोचने लगी, जब इतना जानता है तो इसे ये गौतम ने ही बताकर भेजा है। उससे बात हो पाती तो वो ही आपको फोन नहीं कर लेता। क्यों? बात क्यों नहीं हो सकती? मुझे मंदिर में चोरी से शादी नहीं करनी है। गौतम को ही मुझे लेने आना चाहिए था। गौतम आपको लेने आपके यहाँ आता तो आपके घर वाले उसे जेल में नहीं डलवा देते। ये बात आप भी जानती है कि ये आपकी शादी आपकी मर्जी से हो रही है। इसी वजह से उसने मंदिर में शादी की तैयारियां कर ली। वो आपको लेकर आने ही वाला था कि खुशी की अधिकता कह लो या जल्दबाजी, सीढ़ियों से उतरते समय उसका पैर फिसल गया। और और क्या? कैसा है वो? उसको ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? ये सुनकर नलिनी घबरा गई। अरे घबराइए नहीं, होने वाली भाभी जी, मेरा दोस्त ठीक है। मामूली सी मोच आई है, बस गिरने से उसका मोबाइल टूट गया, इसीलिए आपको कॉल करके बता नहीं पाया। जल्दी चलिए, समय रहते शादी हो जाए तो आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। पर मैं नलिनी बहुत कंफ्यूज हो रही थी। थोड़ी देर में आपके पार्लर में नहीं होने की खबर आपके घर वालों को पता चल जाएगी। आपकी फ्रेंड रूपल, गौतम ने यही नाम बताया था, उसे गौतम का घर पता है। वो आपके परिवार के साथ वहां पहुंच जाएगी। शादी से पहले ऐसा हुआ तो शादी होना असंभव हो जाएगा। इसीलिए बिना देर किए अब हमें निकल लेना चाहिए भाभी जी। क्या कहती हैं आप? हाँ चलो, नलिनी ने हामी भर दी। वो व्यक्ति उसे लेकर बाहर खड़ी कार के पास ले आया। ये कौन है? तुम्हें सच में गौतम ने ही भेजा है? कार की ड्राइविंग सीट पर
पहले से बैठे व्यक्ति की वेशभूषा को देखकर नलिनी को कुछ शक हुआ। आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं, अभी देर नहीं हुई है, आज आपकी बारात आने वाली है, आप पार्लर वापस लौट जाइए। वैसे भी गौतम ने ये फैसला आपको ही करने को कहा है। रमेश, तेरी पंडित जी से बात हो गई है क्या? उसने उसे कुछ इशारा किया जो नलिनी नहीं देख पाई। हाँ भाऊ, अभी अभी उनका फोन आया था कि मुहूर्त 6 बजे के बाद नहीं है, उन्हें समय पर छोड़ देना। उन्हें मना करना पड़ेगा कि अब उनकी वहाँ जरूरत नहीं है। क्यों भाऊ? गौतम ने हमें जिस काम के लिए भेजा वही नहीं हो रहा तो क्या पंडित, क्या शादी, सब बिगड़ गया। हम गौतम से क्या कहेंगे? उसके फोन को ही आज ही खराब होना था। क्या हुआ भाऊ? भाभी ने आने से मना कर दिया क्या? ओह, ये सुनकर गौतम भाई को बड़ा झटका लग जाएगा। अच्छा, ये काम करते हैं, मैं जाकर गौतम को आपके साथ ले आता हूँ। ऐसा तो चलेगा? पागल है क्या? आने जाने में जितना समय बर्बाद करेंगे मुसीबत हमारे पास आती जाएगी। अब तक तो इनके घर वालों ने खोजबीन शुरू कर दी होगी। पकड़े गए तो हो गई शादी। चल यार, जब इन्हें हम पर हमारी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा तो रुकने का कोई फायदा नहीं। अब गौतम को ही समझाना पड़ेगा। चल तू गाड़ी स्टार्ट कर, कहते हुए वो पीछे की सीट पर बैठ गया। एक बार और सोच लीजिए नलिनी जी, ये अवसर गया तो फिर हमेशा के लिए गौतम को भूलना होगा। जिस प्यार को पाने के लिए आप सब कुछ छोड़कर भागने को तैयार थी, उसे पाने का सुनहरा अवसर गवा कर आप खुश रह पाएंगे क्या? उसने अपना आखिरी दांव फेंका तो नलिनी सोच में पड़ गई। सही तो कह रहा है, अगर आज मैं नहीं गई तो जिसे मैं पसंद नहीं करती उससे शादी करनी पड़ेगी, जो मैं कर नहीं सकती क्योंकि मुझे यश में कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने तो गौतम को परेशान करने के लिए इस रिश्ते को हाँ किया था। मुझे क्या पता था कि गौतम डिसीजन लेने में इतनी देर लगाएगा और शादी वाले दिन तक चुपचाप बैठा रहेगा। यहाँ ये यश नाम की घंटी मेरे गले पड़ जाएगी। आपसे मिलकर अच्छा भी लगा और दुख भी हो रहा है कि आपने हम पर विश्वास नहीं किया नलिनी जी। अच्छा, अब हमें जाने की इजाज़त दीजिए, उसने बड़े अदब से हाथ जोड़कर कहा तो नलिनी सोच में पड़ गई। क्या करूं, जाऊं या वापस लौट जाऊं? अगर लौटती हूं तो हमेशा के लिए गौतम को खो दूंगी। जब ये इतना गौतम के और मेरे बारे में इतना कुछ जानते हैं तो गलत तो नहीं होंगे। इन्हें जरूर गौतम ने ही भेजा होगा। मुझे इन पर विश्वास करके इनके साथ निकल जाना चाहिए। कुछ ही देर में रूपल पार्लर पहुंचने वाली होगी या पहुंच चुकी होगी। डैड को जल्दी ही पता चल जाएगा, फिर वो मुझे ढूंढने के लिए धरती पाताल एक कर देंगे। क्या सोचने लगी आप? चल रही है या हम जाए? चल रही हूँ भैया, कहते हुए नलिनी उस आदमी के बगल के पीछे की सीट पर बैठ गई। चलो भैया, जल्दी चलते हैं, चमक चलो, इतनी भी क्या जल्दी है, कहते हुए उसने उसे कसकर पकड़ लिया। पता नहीं क्या सुंघा दिया कि पल भर में नलिनी होश खो बैठी। ये सोने की अंडा देने वाली मुर्गी आपके हाथ कैसे लग गई भाऊ? ड्राइविंग सीट पर बैठे सुमेर ने पूछा। अपने बाप को धोखा देकर अपने आशिक के इंतजार में बैठी उसे फोन लगा रही थी। शायद उसके साथ भागने का प्लान बनाई थी और उसने एंड मौके पर इसे धोखा दे दिया और अपना मोबाइल बंद कर लिया। आपको इसके आशिक के बारे में इतना कैसे पता चला भाऊ? कैफे में कॉफी पीने गया था, कॉफी पी रहा था, तब तक ये वहां आ गई और मेरे पीछे की चेयर पर बैठ गई। इसके हाव भाव और घबराहट देखकर मैं समझ गया दाल में कुछ काला है। मैं वहीं बैठा पेपर पढ़ने की एक्टिंग करने लगा और इसकी सहेली से होने वाली बात सुनकर मुझे ये पता चल गया कि ये किसी गौतम नाम के लड़के का इंतजार कर रही है और वो उसका फोन नहीं उठा रहा। ये उसके प्यार की परीक्षा लेने और उसे जलाने के लिए शादी करने का दिखावा कर रही है। आज हीरोइन की शादी है, अपने घर वालों से झूठ बोलकर स्टेशन भाग आई और उन्हें लग रहा है कि उनकी बेटी पार्लर में है। अब तक तो इसके घर वालों तक इसके भागने की खबर पहुंच चुकी होगी, है ना भाऊ? उन्होंने इसे ढूंढना भी शुरू कर दिया होगा। तब तो हमें जल्दी से जल्दी नागपुर की सीमा पार करनी होगी भाऊ। सही कहा तूने। दबा दे गाड़ी सुमेर, आगे कहीं सुनसान जगह देखकर नकली नंबर प्लेट हटा देना ताकि ये नंबर प्लेट किसी सीसीटीवी फुटेज में आई हो तो हमारे लिए परेशानी का कारण न बन जाए। जी भाऊ, वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन इसे कहीं होश आ गया तो ये शोर नहीं मचाएगी। तो इसकी चिंता छोड़, बस अपना काम करिए। काम मैं 3 साल से कर रहा हूँ। होश तो तब आएगा जब बेहोश हुई हो। मैंने इसे जो दवा सुंघाई है उससे किसी को भी सिर्फ 5 मिनट की बेहोशी आती है, पर पूरा शरीर लंबे समय के लिए निष्क्रिय हो जाता है। अब ये तो ना चिल्ला पाएगी ना हमारा कुछ कर पाएगी। अपनी बेवकूफ़ी पर मन ही मन तड़पती रहेगी बस। रॉबर्ट कच्ची गोलियां नहीं खेलता।
वाह भाऊ, आप बहुत पहुंची चीज हो। अभी मुझे ये दाव पेंच सिखा दो। आज तो मारिया इसे देख खुशी से नाचने लगेगी। हाँ हाँ, वो भी हंसने लगा। दोनों जोर जोर से हंसी के ठहाके लगाने लगे। थोड़ी देर में नलिनी को होश आ गया था। वो पूरी तरह से पलकें नहीं खोल पा रही थी, पर दोनों की बातें सुन रही थी। वो समझ गई थी कि वो गौतम के भेजे युवक नहीं, वो किसी सेक्स रैकेट चलाने वाले के हत्थे चढ़ गई है। दवा के चलते उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं था। वो न चाहते हुए भी रॉबर्ट की घिनौनी हरकतें सहन कर रही थी। रॉबर्ट बीच बीच में नलिनी के शरीर को सहलाकर वासना की आग ठंडी करने की कोशिश कर रहा था। भाऊ कहो तो कहीं गाड़ी रोक दो, अच्छी तरह से हाथ क्या पूरा बदन सेक लो। उसकी हरकतें देखकर सुमेर ने पूछा, तू सही कह रहा है सुमेर, पर अभी नहीं, पहले सेफ जोन में पहुंच जाए। मारिया के पास तो सिर्फ जूठन नसीब होगा। खतरा कम हो जाए फिर ले चल कहीं सुनसान जगह। आज रात तो जलसा करते हैं, सुबह मुंबई के लिए निकल देंगे। कहते हुए रॉबर्ट ने नलिनी के होठों को अपने होठों में कसकर दबा लिया। नलिनी उसकी इस हरकत से अपनी बेबसी पर आंसू बहाती रह गई। छोड़ दे मुझे, कमीने कुत्ते। हे भगवान, गौतम से बात किए बिना मैंने ये क्या बेवकूफ़ी कर दी। कैसे चल दी, जिन्हें मैं जानती नहीं उनके साथ कैसे इन पे भरोसा कर बैठी। देख देख सुमेर चिड़िया उड़ने के लिए कैसे फड़फड़ाने की कोशिश कर रही है, पर इसके पंख नहीं हिल रहे। हाँ हाँ, नलिनी के आंसू देखकर दोनों हंसने लगे। इसने मेरे रूपल के साथ हुई बात सुनकर मुझे बेवकूफ़ बना दिया। अगर इन दोनों ने सही में मेरे साथ, ओ गॉड, मैंने अपनी जिद में ये क्या कर दिया। अब खुद को कैसे बचाऊं। घर से भागकर न घर की रही न वो चीखना चाहती थी, पर चीख नहीं सकी क्योंकि जो दवा उसे सुंघाई गई थी उससे उसके शरीर को लकवा मार गया था। वो उस दिन को कोसने लगी जब उसने गौतम को चैलेंज करते हुए अपने डैड को इस रिश्ते के लिए हाँ कहा था। नलिनी प्लीज ऐसी जिद मत करो। मैं आज के आज शादी की बात कैसे कर सकता हूँ। अभी तो मेरा खुद का कोई अस्तित्व नहीं। किस दम से तुम्हारे डैड से बात करूँ। वो पूछेंगे कि मैं उनकी बेटी का खर्च कैसे उठाऊंगा, तो क्या जवाब दूंगा। कुछ दिन की बात है, बस एक ऑफर लेटर हाथ आ जाए, फिर मैं तुम्हारे डैड से हमारी शादी की बात करता हूँ। ना गौतम, तुम्हें बात करनी है तो आज ही करो। मैं तुम्हें सोचने के लिए शाम तक का समय देती हूँ। अपना जो भी डिसीजन हो शाम तक मुझे बता देना। शाम तक का समय। नलिनी, तुम पागल हो गया, कुछ घंटों में शादी का डिसीजन। अरे ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो। मैं तुम्हें घर से भागने को नहीं कह रही, डेट से मेरा हाथ मांगने के लिए ही तो कह रही हूँ। नलिनी, बच्चों की तरह जिद मत करो। ये किसी मूवी देखने जैसे सिंपल बात नहीं है। वैसे भी शादी का डिसीजन तुम्हारे डैड ने तुम्हारे ऊपर छोड़ रखा है। तुम हाँ करोगी तभी वो शादी के बारे में सोचेंगे। मेरी बात मान लो, अभी कुछ दिन के लिए अपने डैड को शादी का विचार पोस्टपोन करने के लिए मना लो। नो नेवर, मैं उन्हें मना नहीं करूंगी। तुम्हें ही आकर उन्हें बताना होगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो। तुम ऐसा करते हो तो मैं डैड को मना लूंगी। मैं तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ नलिनी, पर बिना नौकरी शादी की बात नहीं। नलिनी, बात को समझो। शादी कोई खेल नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी अभी तो पढ़ाई पूरी हुई है, मेरे पास अभी नौकरी भी नहीं। मैं तुम्हारी जरूरत पे पूरी नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं जानती। तुम शाम को आ रहे हो, बस नहीं आया तो मैं डैड की मर्जी से शादी कर लूंगी। सच में कर लूंगी। हाँ कर लूंगी। तुम्हें विश्वास नहीं तो कल रूपल से खुशखबरी सुन लेना। तुम सच में मुझसे प्यार करती हो या प्यार को मजाक समझकर मेरे जज्बातों से खेल रही हो नलिनी। प्यार करने और जताने का ये मेरा तरीका है। तुम्हें जो समझ आए समझ लो। नलिनी, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। हमारे पास तुम्हारे जितना अनाप शनाप पेशा तो नहीं, पर इज्जत भरपूर है। 6 महीने बाद मेरी बहन निवी की शादी है। मैं उसकी शादी तक अपनी शादी की बात सोच भी नहीं सकता। हमारी शादी की बात से उसकी शादी का क्या लेना देना। तुमसे डैड से बात करने को कहा है, चोरी करने को नहीं। नौकरी की बात है ना, तुम इंजीनियर हो। मैं डैड से कहकर उनकी कंपनी में नौकरी लगवा दूंगी। खुश, यही प्रॉब्लम थी ना। लो, ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गई। अब नलिनी, तुमने मुझे भिखारी समझा है क्या। मैंने तुमसे प्यार किया है, कोई चोरी नहीं जो पकड़े जाने के डर से अभी कैसा भी डिसीजन ले लूं। मैं नौकरी अपनी काबिलियत के दम पर ढूंढ लूंगा। रही बात शादी की, तो जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेकर अपनी बहन की शादी नहीं तुड़वा सकता। जब तक नौकरी नहीं लग जाती मैं शादी करने का नहीं सोच सकता।
ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। हाँ नलिनी, कुछ दिनों के प्रेम के लिए अपने जन्मदाता को बेटी की शादी टूटने के गम से रोते नहीं देख सकता, ना ही बिना नौकरी तुमसे शादी करके उनका बोझ बढ़ा सकता हूँ। तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने माता पिता और बहन की चिंता है, मेरे प्यार का क्या? ये कैसा प्यार है नलिनी? प्यार अपने प्यार की केयर करता है, दुख नहीं देता। मैं भी तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता, इसीलिए नौकरी करके ही तुमसे शादी करूंगा ताकि तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर सकूं। मेरी ज़रूरतें मेरे डैड पूरी करेंगे ना, शादी के बाद हम तुम उनके साथ ही रहने वाले हैं। मैंने तो डैड से शादी की यही शर्त रखी थी कि मैं जिससे भी शादी करूं वो अपने साथ अपने घर में रखेंगे, इसीलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, पर मैं मेरे माता पिता को नहीं छोड़ सकता, मुझे छोड़ सकते हो। नलिनी, तुम्हें अपनी जिद के आगे मेरी फीलिंग की जरा भी कदर नहीं। मेरे माता पिता मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें उनसे नहीं सिर्फ मुझसे रिश्ता रखना है। वाह नलिनी, तुम्हारे ये मुझे विचार पहले पता चलते तो मैं पहले ही पीछे हट जाता। गौतम, ऐसी बात नहीं है, हम दोनों दूर रहकर भी उनकी जरूरत का भी ध्यान रख सकते हैं। मैं उन्हें छोड़ने के लिए कहाँ कह रही हूँ, बस मुझे हम दोनों के बीच कोई नहीं चाहिए। अच्छा हुआ तुमने खुद मेरी आंखों से अपने दिखावटी प्यार का पर्दा हटा दिया। अब तुम्हें अपने डेड की मर्जी से शादी करनी है करो, नहीं करनी मत करो, जो करना है करो। तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी मुबारक, बाय, फिर कभी न मिलने के लिए। गौतम वहां से चला गया। जाओ जाओ, लेकिन लौटकर मेरे पास ही आओगे। मैं जानती हूँ गौतम, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैंने तुम्हारी आंखों में नमी देख ली है। तुम मेरे बिना नहीं जी सकते। मैं आज ही डैड को हाँ करती हूँ, फिर देखना जैसे जैसे मेरी शादी का दिन पास आएगा तुम तड़प तड़प कर बिना कुछ सोचे मेरे पास दौड़े चले आओगे। नलिनी ने गौतम के प्यार को आजमाने के लिए शादी के लिए हाँ कर दी। वाट, तूने यश से शादी की हाँ कर दी? पागल हो गई है क्या? गौतम का क्या, उसके बारे में सोचा? रूपल नलिनी की बात सुनकर आश्चर्य से बोली। गौतम ने मुझे ये डिसीजन लेने को मजबूर कर दिया तो मैं क्या करती? मजबूर? मैंने कल उससे कहा था कि शाम को डैड से मेरा हाथ मांगने आ जाओ, नहीं तो मैं डैड के ढूंढे हुए लड़के से शादी कर हाँ कर दूंगी। फिर उसने कहा कि अभी अपनी बहन की शादी करनी है, नौकरी ढूंढनी है, श्रवण कुमार बनना है, उसके बाद शादी की बात करेगा। तो तूने चिढ़कर हाँ कर दी? रूपल ने पूछा। हाँ कर दी, हाँ, अब पता चलेगा उसने क्या खो दिया। नलिनी, तूने जल्दबाजी में ये निर्णय लेकर ये ठीक नहीं किया। गौतम तुझसे सच में बहुत प्यार करता है, तो मेरी बात मान लेता। इतना कहकर नलिनी ने अपने और गौतम के बीच की बातें रूपल को बता दी। परिवार की जिम्मेदारी छोड़कर तुझे चुने, ये तो गलत बात है की तूने। तू बता, तू शादी हाँ करने के बाद अपने डैड का दिल तोड़ेगी क्या? अगर वो सामने से मुझे लेने आया तो मैं पहले प्यार को चुनूंगी, और परिवार, वो तेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मॉम डैड कुछ दिन गुस्सा होंगे, फिर मान जाएंगे यार। गौतम आए तो सही, वो नहीं आएगा। तूने ऐसी बातें करके उसके स्वाभिमान को बहुत गहरी ठेस पहुंचाई है। अब तो चुपचाप अपनी लाइफ में आगे बढ़ और कुछ गलत करने की सोचना भी मत। ओके बाबा, गलत करना होता तो हाँ ही क्यों करती, कहने को कह दिया। पर जैसे जैसे शादी का दिन पास आता गया नलिनी की बेचैनी बढ़ने लगी। आज नलिनी की बारात आने वाली थी। थोड़ी देर में वो रूपल और वानी के साथ पार्लर के लिए निकलने वाली थी। दी रूपल, दी आ गई, आपने पार्लर में ले जाने वाला सामान ले लिया? वानी ने कमरे में आकर पूछा। सब देख लिया, ये रखा है। लहंगे के बैग की ओर इशारा करते हुए नलिनी ने कहा। तो फिर चलो चलते हैं। तू चल, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। वानी की जाते ही उसने कमरा लॉक करके गौतम को फोन लगा दिया। गौतम, मुझे तुमसे मिलना है, मिलना है। नलिनी, आज तो तुम्हारी शादी है ना, फिर क्यों मिलना है? शादी का डिसीजन तुमने लिया तो अब तुम वही करो जो तुम्हारे परिवार के हित में है। तुम किसी और की होने जा रही हो, इसीलिए हमारा मिलना सही नहीं। मुझे फोन करके अपना समय बर्बाद मत करो। गौतम प्लीज, एक बार प्यार की खातिर ना सही, दोस्ती की खातिर ही सही, बस एक बार मिलने आ जाओ। इस समय नहीं आ सकता यार, मेरी बात का विश्वास करो। नलिनी, जिद मत करो, और देखो कोई गड़बड़ मत कर देना। मुझे तुम्हारी बातों से डर लग रहा है, कहीं तुम्हारी जिद तुम्हारे माता पिता को भारी ना पड़ जाए। गौतम, चलो बेटा, गाड़ी आ गई। तभी गौतम के पिता ने उसे आवाज लगाई। आया पापा? नलिनी, मैं सच कह रहा हूँ, इस समय मैं नहीं आ सकता। पापा आवाज लगा रहे हैं, बाय, मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं स्टेशन आ रही हूँ, और जो तुम नहीं मिले तो मैं ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दूंगी। नलिनी ने कहा। नलिनी, ये क्या बात हुई? ये जिद करने का सही समय नहीं है, मैं मजबूर हूँ, नहीं आ सकता।
घर में रिश्तेदार आए हुए हैं। मैं अभी पापा के साथ मेरी बहन की शादी का शगुन लेकर चंद्रपुर जा रहा हूँ। शगुन वगुन मैं कुछ नहीं जानती गौतम। मैं आधे घंटे बाद उसी कैफे में तुम्हारा इंतजार करूंगी जहां हम मिलते थे। जिद मत करो नलिनी, कहा ना अभी नहीं आ सकता। कैफे मत जाओ, बेकार जाएगा तुम्हारा इंतजार। मैं मेरी बहन का शगुन लेकर शहर के बाहर जा रहा हूँ। थोड़ी देर में मेरी ट्रेन है। झूठ, तुम मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए झूठ बोल रहे हो, है ना? मैं झूठ क्यों बोलूंगा यार? गौतम किससे बतियाने में लगे हो? सभी लोग बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तभी उसके काका आकर उस पर चिल्लाने लगे। बस आया काका, एक जरूरी कॉल था। मुझे रूपल को फोन करके बता देना चाहिए, नलिनी कहीं कुछ गलत ना कर बैठे। ये कहकर गौतम कॉल कटकर रूपल का नंबर डायल कर रहा होता है। तभी मेहमानों में से किसी बच्चे की टक्कर से उसका मोबाइल हाथ से छूट गया और गिरकर टूट गया। ओह नो, सॉरी भैया, आपका मोबाइल तो टूट गया। कोई बात नहीं, तुम खेलो जाओ। नीवी, इसे संभाल कर रख दो, मैं आकर ठीक कराता हूँ। मेरा मोबाइल ले जाओ भैया। नहीं, जरूरत नहीं है, पापा और काका साथ में है। जरूरत पड़ी तो उनके मोबाइल से या अनुज के मोबाइल से बात कर लूंगा। निवी को मोबाइल थमाकर गौतम सामान उठाकर बाहर निकल गया। गौतम, तुमने मोबाइल बंद कर लिया? कोई बात नहीं, मैं कैफे आ रही हूँ। मुझे विश्वास है तुम लाख मना करो, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो, इसीलिए मुझसे मिलने जरूर आओगे। नलिनी ने हर बड़बड़ाते हुए फोन कट कर दिया और पार्लर के लिए तैयार होकर निकल गई। तभी अचानक ब्रेक लगाने से झटके से कार रुकी तो नलिनी सोच के दायरे से बाहर निकल आई। क्या हुआ सुमेर? कोई साइकिल वाला था, अचानक से सामने आ गया। किस्मत अच्छी थी उसकी, बच गया। मेरी गलती थी जो बिना कुछ सोचे समझे इन लोगों की बातों में आ गई। गौतम यहाँ होता तो मुझे रोकने जरूर आता। वो सही कह रहा था, मैं ही उसकी बात नहीं मानी। अब कैसे खुद को बचाऊं? ओ गॉड, मदद करो प्लीज। मेरे परिवार को जब तक पता चलेगा तब तक तो ये लोग मुझे अपनी हवस। ना ना, मेरी बेवकूफ की इतनी बड़ी सजा मत दो भगवान। नलिनी रो रही थी पर दवा के कारण आवाज नहीं, बस आंखों से आंसू ही बाहर निकल पा रहे थे। अरे क्यों रो रही है? तेरे आशिक ने तुझे छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, हम लोग है ना। देख तो, तेरे आशिक से तो अच्छी ही होगी मेरी सूरत है। देख देख मेरी आंखों में देख, हूं ना एकदम हीरो टाइप। कस कर उसका मुंह अपनी ओर करके एकदम समीप जाकर रॉबर्ट बोला, भाऊ सिर्फ मौन होने की दवा सुंघाई होती तो ज्यादा अच्छा होता। ये जब हाथ पैर मारती तो अधिक मजा आता। देखने में किसी बड़े बाप की बेटी लगती है। क्या बोलते हो? फिरौती मांग ले, पहले इस पर फिर पेशों पर ऐश करेंगे। नहीं भाऊ, उसमें फंसने के चांस ज्यादा है। इस काम में लड़की को ढूंढने में पुलिस के भी पसीने छूट जाते हैं। किस्मत अच्छी हो तभी लड़की बच पाती है, या फिर वो खुद ही जीवन की आस छोड़ गुमनामी के अंधेरों में गुम हो जाती है। सही कह रहा है तू। भाऊ, आगे पेट्रोल पंप आने वाला है, पेट्रोल का टैंक फुल करवा ले, फिर आगे चलते हैं। रुक, पहले इसे नीचे लिटा दूं। रॉबर्ट ने नलिनी का सिर नीचे कर सीट पर लिटा दिया और उसके पैर अपने पैरों पर रख लिए। ये सही है, इसने तुम दोनों पति पत्नी की तरह ही लगोगे और इसका चेहरा भी नहीं दिखाई देगा। सुमेर ने गाड़ी पेट्रोल पंप की ओर घुमा ली। रॉबर्ट और सुमेर पेट्रोल भरवाकर शराब की दुकान से बोतल खरीदी। आगे जाकर सुनसान जगह देखकर झाड़ियों के किनारे कार खड़ी कर दी और ड्रिंक करने लगे। क्या कहते हो भाऊ, अभी नागपुर से बाहर निकलना सही होगा? हमें स्टेशन से निकले 1.5 घंटा हो गया। शाम हो आई है, पुलिस को तो सूचना मिल ही गई होगी, पर कोई बात नहीं, हम इसे बीमार बताकर निकल जाएंगे। ये काम में पहली बार नहीं कर रहा। अभी तो तू पीने का आनंद उठा, उसके बाद तो ऐश करेंगे भाऊ। ये कहकर सुमेर जोर से हंसने लगा। क्या सोचा है भाऊ, कहाँ चलना चाहिए? इस हालत में इसे कहीं ले जाएंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे सुमेर? ये तो मैंने सोचा ही नहीं भाऊ। शहर भर में इसकी तलाश शुरू हो गई होगी। हमारा रात भर कार में ही रहना सही रहेगा। यही अंदर को लगा ले ताकि किसी को गाड़ी नजर न आए। जैसे जैसे रात गहराएगी इस रास्ते में सिर्फ ट्रक ही निकलेंगे, क्योंकि ये जगह रात के समय बहुत ज्यादा सुनसान हो जाती है। ठीक है भाऊ, सुमेर ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। अब तो मुझसे भी सब्र नहीं हो रहा। बड़ी जानदार चीज है, मालदार परिवार की बेटी है। देखो हीरे की अंगूठी कैसी चमक रही है। तार लो भाऊ, बेच लेंगे। अंगूठी ही नहीं, इसका ब्रेसलेट और गले की चेन भी उतार लेता हूँ। प्योर गोल्ड है, 1 महीने की दारू का इंतजाम हो जाएगा। रॉबर्ट उसके गहने उतारकर अपनी जेब के हवाले कर शराब पीने लगा। भाऊ, इसके हाथ बड़े कोमल है, मारिया इसे देख पगला जाएगी। सुमेर ने अपनी सीट से हाथ बढ़ाकर नलिनी के हाथ को सहलाते हुए कहा।
अबे दूर, इस पर पहला हक मेरा है, अभी इसे मत छू, तुझे भी मौका मिलेगा, पहले शांति से पीने दे, नशा चढ़ेगा तभी तो मजा आएगा। मारिया, क्या आसपास के किसी भी कोठे पर इतनी सुंदर और कोमल लड़की नहीं आई होगी? ग्राहकों के मनचाही कीमत वसूलेगी मारिया। हुच। सुमेर पर नशा चढ़ना शुरू हो गया था। तुझे तो चढ़ गई, अब बस कर, नहीं तो होश खो बैठेगा। रॉबर्ट बोला। कुछ नहीं होगा भाऊ। अच्छा ये बताओ, ये कब तक इस हाल में रहेगी? एक डोज का असर 10 से 12 घंटे तक रहता है, 6 घंटे तो हो गए। सुबह जल्दी ही इसे डोज देना पड़ेगा, नहीं तो शरीर में हलचल शुरू हो जाएगी। ओके भाऊ। दोनों की बातें सुनकर नलिनी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो समझ गई थी कि आज ये दोनों दरिंदे उसके जिस्म से सारी रात खेलने वाले हैं और वो बेबसी से अपनी इज्जत को तार-तार होते देखती रहेगी और कुछ नहीं कर पाएगी। हुच, खाली बोतल। हुच, अभी तो रंग भी नहीं चढ़ा। भाऊ ये तो खाली हो गई। हुच, मैं दूसरे लेकर आता हूँ। सुमेर कार से उतरकर लड़खड़ाते हुए बोला। तू सही कह रहा है, ये बड़ी जल्दी खाली हो गई। कहाँ जा रहा है? रुक जा, यहाँ आसपास दारू कहाँ मिलेगी? मिल जाएगी भाऊ। सुमेर चलने को हुआ तो रॉबर्ट भी नीचे उतर आया। अबे रुक जा, ये दारू की बोतल खाली हो गई तो क्या? ये है ना देसी दारू से भी नशीली चमक छल्लो गौतम के लिए तड़प रही होगी बेचारी। चल इसकी तड़प ठंडी करते हैं। ही। हुच, हिचकी लेते हुए रॉबर्ट हंसा। सही कह रहे हो भाऊ, अब तो यही हमारे नशे को दोगुना करेगी। हाँ हाँ, हंसता हुआ सुमेर वापस आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। बोतल बाहर फेंक रॉबर्ट भी कार में बैठकर नलिनी की खिलौने की तरह मचलते हुए उसके ऊपर हावी होने ही चला तो नशे की अधिकता के चलते खुद पर काबू न कर पाया और उसके ऊपर गिरकर सो गया। भाऊ सो गए क्या? क्या हुआ? सुमेर भी नशे की अधिकता से वहीं ड्राइविंग सीट पर ही लुढ़क गया। नाक से देसी दारू की दुर्गंध से नलिनी को उल्टी आने लगी थी। ऊपर से रॉबर्ट का नींद में ढीला बदन उसके ऊपर पड़ा घिन का एहसास करा रहा था। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है, कैसे इसे हटाऊं? मैंने खुद को कभी इतना लाचार कभी महसूस नहीं किया जितना आज कर रही हूँ। इस गंदे इंसान को मुझे मेरे बदन के ऊपर सारी रात झेलना होगा। अभी तो बच गई, लेकिन ये जाग गया तो डरी सहमी नलिनी रात भर उसी असहाय स्थिति में पड़ी अपनी किस्मत पर रोती रही। ये अचानक इतना भारी क्यों लगने लगा? जाग गया क्या? ये सोचते हुए नलिनी थर-थर कांपने लगी, लेकिन थोड़ी देर में ही वो समझ गई। उसे जो दवा सुंघाई, अब उसके ऊपर उस दवा का असर कम हो गया। इस वजह से उसे अधिक वजन महसूस हो रहा है। उसने हिम्मत करके पूरी ताकत बटोरी और रॉबर्ट को ढकेलना शुरू कर दिया। ओ गॉड, इसे ऊपर से हटाने में मेरी मदद करो प्लीज। बड़ी मुश्किल से वो उसे ढकेल कर कार से बाहर निकल आई, लेकिन चलने के लिए पैरों में जैसे जान ही नहीं बची। अब कैसे भी करके यहाँ से निकल। नलिनी, किस्मत अच्छी थी जो रात में तू बच गई। अब तुझे इन भूखे भेड़ियों से बचना है तो भागना होगा। भाग नलिनी, इज्जत गई तो इस जीवन का कोई फायदा नहीं। ओ गॉड, थोड़ी और मदद कर दो। खुद को ही प्रेरित करती नलिनी शरीर को खींचती गिरती तो कभी उठकर कभी घसीटते सड़क पर आ गई। सामने से आती कार से टकराते टकराते बची। ए, मरने के लिए मेरी कार मिली क्या? कार चलाने वाला युवक चिल्लाते हुए बाहर आया, पर नलिनी जवाब में कुछ कहने से पहले ही बेहोश होकर गिर गई थी। ओ हेलो, कौन हो तुम? आंखें खोलो, पानी छिड़क कर देखता हूँ, उसने उसे झिंझोड़ते हुए पूछा। फिर कार से पानी की बोतल लेने लगा। क्या हुआ मिहिर, कौन है? गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए एक खूबसूरत लेडी ने पूछा जो कार की पिछली सीट पर बैठी हुई थी। कोई लड़की है भाभी, पता नहीं कौन है और यहाँ सुनसान इलाके में क्या कर रही है? हमारी गाड़ी से टकराने के भय से बेहोश हो गई है, मिहिर ने कहा तो वो लेडी बाहर निकलकर उसे चेक करने लगी। तुम सही कह रहे हो मिहिर, ये घबराहट में बेहोश हो गई है। हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, शायद बीपी लो हो रहा है और इसका दिल भी बहुत तेज तेज धड़क रहा है, जैसे किसी से पीछा छुड़ाने के लिए भागकर यहाँ तक आई है। नलिनी कहाँ है? श्वेता पार्लर में। नलिनी को न देखकर रूपल ने सवाल किया। मैम तो आपके जाने के तुरंत बाद ही किसी को अर्जेंट फोन करने की बात कहकर पार्लर से बाहर निकल गई थी। क्या निकल गई? कहाँ निकल गई? आपने उसे जाने कैसे दिया? मैम मैं उन्हें कैसे रोक सकती हूँ? मैंने तो उनसे कहा था कि ज्वेलरी की जरूरत बाद में पड़ेगी, आइए तब तक हम मेकअप शुरू कर देते हैं, पर उन्होंने मना कर दिया और कहा पहले ज्वेलरी आ जाने दो मुझे, जल्दी नहीं, आप दूसरे क्लाइंट को देखो। कुछ बताया उसने? कहाँ जा रही है? श्वेता की बात सुनकर श्वेता के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। नहीं मैम, उन्होंने तो मुझसे, श्वेता नलिनी से हुई बात बताने लगी। श्वेता मेरे मोबाइल में यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा, मुझे जरूरी कॉल करना है, मैं बाहर खड़े होकर नंबर लगाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है मैम, बाहर धूप बहुत तेज है तो ज्यादा देर मत खड़े रहना। ओके श्वेता। बस इतनी बात कहकर वो बाहर निकली और कैब लेकर कहीं निकल गई। मैंने थोड़ी देर उनका वेट किया, जब वो नहीं आई तो मैं दूसरे क्लाइंट में व्यस्त हो गई। इतना सब हो गया और तुमने मुझे कॉल करके बताना जरूरी नहीं समझा?
रूपल घबराहट में पार्लर वाली पर गुस्से में भड़क उठी। देखिए मैम, मेरा काम मेकअप करना है, ग्राहकों की रखवाली और उनकी खोज खबर रखना नहीं। आप मुझ पर गुस्सा करने की बजाय उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेती कि वो इतना जरूरी काम छोड़कर यहाँ से क्यों चली गई? यही तो चिंता का विषय है श्वेता। उसके लिए जरूरी उसका मन है, जो उसके मन में आ गया वही सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। रूपल घबराहट में पसीने पसीने हो गई। मैम, आप ऐसे घबरा रहे हैं जैसे नलिनी मैम छोटी बच्ची है जो कहीं खो जाएगी। कुछ जरूरी काम याद आ गया होगा इसीलिए चली गई होगी, हो सकता है। सॉरी श्वेता, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वैसे तुम सही कह रही हो, मुझे उसे ही कॉल करके पूछ लेना चाहिए। अच्छा, मैं उसका सामान यहीं रखकर जा रही हूँ, आप जरा ध्यान रखना, मैं अभी उसे अपने साथ लेकर आती हूँ। श्योर मेंबर, जल्दी आइएगा वरना समय पर मेकअप करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, बस यूं गई यूं आई। रूपल बाहर आकर सोचने लगी, ये नलिनी भी बिना कुछ सोचे समझे कब क्या कर जाती है पता नहीं चलता। नलिनी को ही फोन करके पूछती हूँ मुझसे बाहर मिलने की कहकर कहाँ गायब हो गई, पर वो बंद ही दिखा रहा था। उफ, ये नलिनी भी अब मोबाइल बंद कर लिया। क्या करूं, अंकल आंटी को फोन करके बताऊं? नहीं नहीं, पहले गौतम से बात करके देखती हूँ, हो सकता है वो दोनों एक साथ हो। रूपल गौतम का नंबर लगाने लगती है पर उसका नंबर अभी भी बंद आ रहा था। गौतम का नंबर अभी भी बंद है, इसका मतलब नलिनी उससे मिलने पक्का उसके घर गई होगी। मैं गौतम की सिस्टर निवेदिता को कॉल कर लेती हूँ। रूपल गौतम की बहन का नंबर लगाकर बात करने लगती है। हेलो निवेदिता, मैं गौतम की क्लासमेट रूपल बोल रही हूँ, पहचाना क्या? पहचान लिया रूपल दी, कैसी हो आप? बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए, कहाँ हैं आप? कहिए, कैसे याद किया? निवी, मुझे गौतम से बहुत जरूरी काम है पर उसका नंबर बंद आ रहा है, जरा बात करवा दोगी? करवा देती दीदी, पर भैया घर पर नहीं है। वो और पापा मेरी शादी का शगुन लेकर चंद्रपुर गए हैं। भैया का आज ही गिरकर टूट गया, इसीलिए नंबर बंद आ रहा है क्योंकि मोबाइल घर पर ही पड़ा हुआ है। वाह, शादी का शगुन! वाह, बधाई हो निवी। थैंक यू दी। कार्ड प्रिंट हो आ जाए तो आपको भिजवाती हूँ। शादी में आपको आना है दी। जरूर आऊंगी निवी, मैं भी भैया के आते ही उन्हें आपको कॉल करने को कहती हूँ। ठीक है निवी, बाय, टेक केयर। रूपल कॉल कट करके सिर पकड़कर बैठ गई। गौतम तो शहर में ही नहीं है तो कहाँ गई ये लड़की? अब देर करना उचित नहीं, अब अंकल को फोन करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। रूपल नलिनी के डैड जग प्रताप अग्रवाल का नंबर लगाने के लिए कॉल लिस्ट देखने लगी। जगताप अग्रवाल जेटी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के ओनर थे। जगताप अपनी पत्नी विभा और दो प्यारी बेटियां नलिनी और वानी के साथ अपने बड़े से बंगले में खुशहाल जीवन जी रहे थे। विभा, विभा जी मैं यहाँ हूँ जेटी। विभा बारातियों को देने वाली गिफ्ट चेक कर रही थी। वो उन्हें प्यार से जेटी कहकर बुलाती थी। विभा, सब चेक कर लिया? बारात आने में कुछ ही घंटे रह गए हैं, जरा अच्छी तरह याद कर लो, कुछ भूल तो नहीं रहे? नहीं जेटी, सब परफेक्ट है, आप टेंशन ना लो, बस नलिनी के आ जाने की ही देर है। कितना टाइम लगेगा उसे? वानी के उसके साथ है ना? नहीं जी, वानी अंदर तैयार हो रही है, कह रही है नलिनी को तैयार होने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे। तैयार होकर तो नलिनी उसे कॉल कर देगी तो वो ड्राइवर को साथ लेकर उसे लेने चली जाएगी। वानी यहाँ है तो नलिनी की ज्वेलरी रूपल लेकर चली गई। ओके विभा, आज मैं बहुत खुश हूँ और दुखी भी हूँ। दुखी क्यों जेटी? आज हमारी नलिनी विदा होकर ससुराल चली जाएगी। विभा, कुछ दिन बाद हमारी वानी भी चली जाएगी। विभा, इतने बड़े बंगले में बच्चियों के बिना हम कैसे जिएंगे? जगताप उदास होकर बोले। ये तो विधि का विधान है जेठी, बेटियों को तो एक न एक दिन पराए घर जाना ही पड़ता है। मैं भी तो अपने माता पिता को छोड़कर आपके साथ चली आई थी। ये सब सोचना छोड़ो, आप ऐसे उदास होते रहोगे तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कौन संभालेगा? आपको दुखी देखकर नलिनी भी दुखी हो जाएगी। वैसे भी नलिनी को अभी शादी कहाँ करनी थी, उसने शादी की हाँ आपकी खुशी के लिए की है। कुछ भी रीजन हो पर उसने खुशी खुशी हाँ की और हर रश में एंजॉय की, वरना इतनी चूजी लड़की जो हर चीज में मीन मेक निकाले बिना नहीं रहती। दुकान के सभी कपड़े काउंटर पर आ जाते तब तक उसे अपने लिए ड्रेस पसंद नहीं आती थी। मैं तो डरता था कि कहीं लड़कों के मामले में ऐसा किया तो उसकी शादी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सोचता था कहीं मुझे उसके लिए स्वयंवर न रचाना पड़ जाए। कहते कहते जगताप मुस्कुरा उठे। क्या आप भी? सच कहूँ तो जेठी, ऐसा उसे आपके लाड प्यार ने बना दिया, तभी तो मन आता है करती है।
अब वानी को ही देख लो, कोई चॉइस नहीं, जो काम बोलो कर देती है, जो कपड़े पसंद करो खुशी-खुशी ले लेती है। वो भी उसके साथ ही बड़ी हुई है, परवरिश दोनों की एक जैसी है, पर गुण में एक दूसरे से अलग है। वानी तुम पर गई है विभा, बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करती। नलिनी मेरी जैसी है, जो ठान लिया वो करना ही है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। मैं अपनी इसी आदत के चलते मैं मामूली सी पगार पाने वाला इंजीनियर की जगह इस इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बना हूँ। आपकी जिद सही दिशा में थी जेठी, इसीलिए आप एक सफल बिजनेसमैन बन पाए। नलिनी बेवजह ही जिद पकड़ जाती, फिर पूरा करके ही शांत बैठती। मेरा दिल उसको लेकर हमेशा ही डरता था कि कहीं उसकी जिद उसे गलत दिशा में न ले जाए, पर जब से उसने शादी के लिए हाँ की मैं टेंशन फ्री हो गई। तुम भी विभा, पता नहीं जाने क्या क्या सोचती रहती हो। हमारी बेटियां बहुत समझदार है, चिंता मत किया करो। मुझे तो अब वानी की चिंता है जेठी, मैं चाहती हूँ उसे भी यश जैसा समझदार लड़का मिल जाए। मिलेगा विभा, तुम देखना जल्दी ही वानी के लिए भी अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, वो भी नलिनी की तरह खुशी खुशी हाँ कर देगी। जगताप ने अपने बिजनेसमैन मित्र दीपक अहूवालिया के बेटे यश के साथ नलिनी का रिश्ता तय किया था। ये रिश्ता दबाव में नहीं, नलिनी की हाँ से तय हुआ था। जेठी ने नागपुर का सबसे महंगा बैंक्वेट हॉल बुक किया था, जहां वो अपने परिवार और नाते रिश्तेदारों के साथ पहुंच गए थे और बेसब्री से शाम होने का इंतजार कर रहे थे। रूपल का फोन। विभा, तुम्हारे फोन पर रूपल का नंबर शो हो रहा है, लगता है नलिनी तैयार हो गई। मैं खुद जाकर ले आता हूँ विभा, उसे दुल्हन के लिबास में देखने के लिए बेचैन हो रहा हूँ। आप बिल्कुल बच्चों की तरह कर रहे हैं जेठी, पहले पता तो चले फोन किस लिए आया है। मेरा मोबाइल उठाकर दो, मैं बात करती हूँ। विभा ने मोबाइल लेकर कान से लगाकर हेलो ही बोला था कि उधर से रूपल की बात सुनकर उसके हाथ से मोबाइल छूटकर गिर गया। साथ में विभा भी लड़खड़ाकर गिरने को हुई तो पीछे से वानी ने संभाल लिया। मम्मा संभालिए। क्या हुआ विभा, ऐसा क्या कह दिया रूपल ने जो तुम ऐसे बोलो विभा? जेठी विभा को झिझोड़कर पूछने लगे। रूपल दी ने फोन किया, क्या हो गया, मैं ही पूछ लेती हूँ। वानी ये सुनते ही रूपल को कॉल करके पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जो मॉम पसीने पसीने हो गई। रूपल दी, क्या हुआ, आपने मम्मा से क्या कहा? नलिनी पार्लर से गायब है। वानी, क्या? नलिनी दी गायब? दी क्या बोल रही हो आप, सच बताओ, आप नलिनी दी के साथ मिलकर मजाक कर रही हो ना? मैं सच बोल रही हूँ वानी, मैं यहाँ आई तो वो नहीं मिली। श्वेता ने बताया कि वो हमारे निकलते ही कहीं चली गई। ऐसा कैसे हो सकता है दी? पता नहीं वानी, मुझे तो लग रहा है उसने जानबूझकर ज्वेलरी घर पर छोड़ी थी ताकि हम उसे लेने जाए और वो यहाँ से निकल जाए। दी ऐसा क्यों करेगी? ये तो वो ही बता सकती है वानी, उसने ऐसा क्यों किया। मैं जब घर से निकली तब उसका फोन आया था, उसने कहा कि उसे अभी अर्जेंट में गौतम से बात करना है, लेकिन फोन बंद आ रहा है। फिर उसने मुझसे कहा मैं गौतम से उसकी बात करवा दूं। मैंने उससे कहा मैं पार्लर आती हूँ फिर बात करवाती हूँ। यहाँ आई तो वो नहीं मिली। ओ ये दी भी ना, आज भी अपने मन का करना है इन्हें। दी आप वहीं रुको, हम अभी वहीं आ रहे हैं। डैड चलिए चलकर देखते हैं क्या हुआ है। जेठी मेरी बेटी, मैंने कहा था मेकअप आर्टिस्ट घर पर बुला लो, पर मेरी सुनता कौन है, कहीं वो किसी के। विभा घबराकर रोने लगी। ये निर्णय हम में से किसी का नहीं, दी का था मम्मा। दी को पार्लर में मेकअप कराना था। ये सब बातें छोड़ो, पहले चलकर देखो क्या हुआ है। रोने जैसा कुछ नहीं हुआ विभा, उसे कोई सामान याद आ गया होगा इसीलिए उसे लेने चली हो गई। हाँ मम्मा, आप दी की आदत जानते हो, उन्हें जो चाहिए अभी चाहिए, चिंता मत करो, दी वहीं कहीं होगी। रूपल दी ने घबराहट में फोन कर दिया। हम लोग वहां जाकर देखते हैं कि क्या हुआ है, फिर आपको कॉल करते हैं। डैड आइए। वानी और जगताप तुरंत वहां से निकल गए। मिल जाए उसे और मेकअप आर्टिस्ट को साथ में लेकर आ जाना जेठी, अब यही मेरे सामने उसका मेकअप होगा। विभा ने चिल्लाकर कहा। ठीक है, जब तक कुछ पता नहीं चलता अपने इमोशंस पर काबू रखना। बेटी है, किसी को इस बात की जरा से भी भनक पड़ गई तो बात आग की तरह फैल जाएगी। ओके जेठी, मैं ध्यान रखूंगी, तुम जल्दी जाओ मेरी बेटी को ले आओ, विभा ने आंसू पोंछते हुए कहा। मिहिर, हम इतना सोच विचार करेंगे तो मुझे मुंबई पहुंचने में देर हो जाएगी। क्या करे फिर, जवान लड़की है, हम इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। जिनकी वजह से बचकर भाग रही है, कहीं फिर से उनके हाथ न लग जाए। एक काम करो, इसे अपने साथ हॉस्पिटल ले चलो, इसे होश आ जाएगा, फिर सोचते हैं क्या करना है। ओके भाभी। मिहिर नलिनी की गोद में उठाते हुए सोच रहा था, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। बेहोशी में भी कितनी मासूम लग रही है, बच्चों जैसी। क्या सोच रहे हो मिहिर? तुम इसे पीछे सीट पर लेटा दो, वहीं बैठ जाओ, कहीं होश आने पर घबरा कर कार से न कूद जाए। मैं कार ड्राइव करती हूँ। ओके भाभी। मिहिर ने नलिनी को पीछे लिटा दिया, उसके सिर अपने पैरों पर रख लिया। नलिनी के चेहरे पर
बिखरे लटों को हटाते हुए मिहिर की दिल की धड़कन तेज हो गई। वो लोग उसे लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। तो दोस्तों आगे क्या होगा नलिनी की जिंदगी में? नलिनी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद के चलते एक सच्चे प्यार करने वाले लड़के गौतम की बात नहीं सुनी और उसके प्यार को ठुकरा कर सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद के चलते शादी के लिए हाँ कर दी थी। अब क्या होगा? क्या गौतम और नलिनी फिर से मिलेंगे और नलिनी की शादी किससे होगी? क्या वो अपनी जिद यहीं छोड़ देगी या आगे भी कुछ बड़ा करने वाली थी? जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।